ऑल राइट, सो हेडिंग डालिए आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। देखो, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके बारे में पढ़ा। तो हमें पता चला कि भाई देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल जैसा पिक्चर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है मिलने की, एंड डिफरेंट ऑर्बिटल्स का अलग अलग तरीके से। लेकिन ये बात यहां तक पहुंचते पहुंचते 1930s के आसपास, मतलब 1926-27 के आसपास तो क्वांटम फिजिक्स डेवलप हुआ है। उसके बाद जाकर के इसके बारे में क्लैरिटी आया। तो रफली मान के चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद 1930s के बाद क्लैरिटी आई। तो जब से लोगों को एटम के बारे में मालूम था, यानी डाल्टन के टाइम से ना, तब से लोग इस बात के लिए भी क्यूरियस थे कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। आप सोडियम एटम को देखो तो कभी एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, सोडियम सोडियम के साथ ही मिल करके सोडियम सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, या सोडियम क्लोरीन के साथ मिल करके NaCl बनाएगा, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन मिल करके Na2SO4 बनाएंगे, एंड देयर आर वेरियस स्पीशीज। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे जैसे लोगों को एलिमेंट्स भी पता चलते गए और नए नए, और खास करके तब सबसे लेट डिस्कवरी पता है ना किसकी हुई है? नोबल गैसेस। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते ना, उनको आइसोलेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा टफ टास्क था। पहले तो ये है कहां पे, वही नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। तो जब मिलना शुरू हुए एक के बाद एक के बाद एक, तब लोगों के दिमाग में आया कि यार ये भी नेचर में ऐसे भी कुछ स्पीशीज हैं जिनमें एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस है। तो तब से लोग बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा क्यूरियस हो गए कि कैसे बनता है। बड़ी वियर्ड वियर्ड थियरीज आई हैं, बहुत ही ज्यादा वियर्ड वियर्ड थियरीज आई हैं। लेकिन हम थोड़ा सा जो वैल्यूएबल है, मीनिंगफुल है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। लेकिन अब मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाई डू एटम कंबाइन टू अटेन, मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्म में जो उनका एनर्जी लेवल है HNH, जो HNH की एनर्जी लेवल है और H2 का एनर्जी लेवल है, ये जो कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये लोअर एनर्जी में आता है। जब भी कोई चीज लोअर एनर्जी में आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उसका एनर्जी कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो एटम डू कंबाइन टू अटेन ग्रेटर स्टेबिलिटी। समझ में आया? लिखना शुरू करो यहीं से। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, atoms do not exist in free state. Atoms do not exist in free state. क्या करते हैं फिर ये? They combine with other atoms to attain stability. अगर इसको देखो पिक्चराइज किया जाए एनर्जी लेवल पे, मैंने ये आपको दिखाया है, आप वो दिखा सकते हो डायग्राम, और एक बनाता हूं, उसको देखो थोड़ा ध्यान से, है ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। This side I am showing you the R. R here is the distance between the nucleus of two hydrogen atoms. And this side is the potential energy. दो हाइड्रोजन एटम जब बहुत दूर हैं, इनफाइनाइटली, मतलब एक दूसरे पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करना है, इनफाइनाइटली सेपरेट। जैसे जैसे नजदीक आएंगे उनके बीच में अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका फॉर्मूला क्या होता है? K
Q1 Q2 भाई एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली नेगेटिव होता है। आर जैसे जैसे कम होता जाएगा मोर नेगेटिव होता जाएगा ये ना। अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी, रिपल्शन इंक्रीजेज एनर्जी, है ना। तो ये धीरे 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 नीचे की तरफ आता है, ग्रेजुअली आया है, फिर एकदम से ऐसा डेप्थ बनेगा और एक आएगा मिनिमम। अब हम ये समझते हैं कि हो कैसे रहा है। तो देखो एक हाइड्रोजन के अंदर आपको मालूम है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है बेटा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, इसलिए एनर्जी उसकी नेगेटिव साइड में जाती है। एट द सेम टाइम कितने लोग कह रहे हैं कि सर प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन भी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, क्योंकि बॉन्ड बनता है, H2 बनता है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए धीरे 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 इसकी एनर्जी डिक्रीज करती करती करती, बट एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी होगी। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, क्योंकि हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इसलिए मैं ऐसे दिखा। इसके फर्दर जब आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हो तो रिपल्शन बहुत डोमिनेट करने लग जाता है, इसलिए स्पाइक कर जाती है एनर्जी बहुत फास्ट, ऐसा स्ट्रक्चर। So this is the diagram of potential energy variation with distance, where r is the distance between the nucleus of hydrogen atom. तो जब भी एटम नजदीक आ रहे होते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से धीरे 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 धीरे, जीरो से धीरे 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 नेगेटिव की तरफ आता है, और इन्फिनिट पे ये क्या होता है, तो आप ये दिखा लो। एंड यही वो स्टेट है, यही वो जगह है जिनमें इनके बीच के जो लेंथ है आर नॉट, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये वो ऐसा पॉइंट है जहां पे एफ नेट की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो। नेट फोर्स, ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है। इसके पहले क्या है, अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग। इसके बाद आप जबरदस्ती इनको प्रेस करोगे, आर नॉट से डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएगा। इसके इधर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग। और बेटा इसके लेफ्ट साइड में रिपल्शन इज डोमिनेटिंग। Please draw this diagram. Combined form have lower energy as compared to isolated gaseous form. ये H2, Hg यहाँ पे मरकरी नहीं है बेटा ना, दिस इज हाइड्रोजन एटम इन गैसियस फॉर्म, तो ब्रैकेट में लिख लेना। सो एटॉमिक फॉर्म हैव हायर एनर्जी एंड कंबाइंड फॉर्म हैव लोअर। आप यहां से देखो, जब एटॉमिक फॉर्म था तो ये दूर दूर वाले स्टेज, इनफाइनाइटली सेपरेटेड। ये कौन सा स्टेज है, ये ऐसा स्टेज है जहां पे H और H एक दूसरे से कंबाइन कर चुके, ये H2 का केस है, तो इसकी एनर्जी लोअर है। इसके ये मैंने पूरा पोटेंशियल मैप आपको दिखाया, ये जस्ट कंबाइन करते समय एनर्जी। तो आपको दिख रहा है स्टेबिलिटी आ रही है ना, क्योंकि एनर्जी लोअर हो रही है। What is R here बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब मैंने दो एटम लिए हैं, मैंने हाइड्रोजन लिया है, आप इनको Cl2 भी ले सकते हो,
जो भी डायटोमिक स्पीशीज बनते हैं उन सबको ले सकते हो आप, O2 भी ले सकते हो। हाइड्रोजन सिंपल इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है इसका 1s इसका 1s होता है, तो इजी टू ड्रॉ है, इसलिए मैंने H2 लिया। गॉट इट। पूछा जाए कि अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कितने लोग कह रहे हो? यही एनर्जी तो लोअर हुआ है, यहां से यहां पहुंचना है, इसका मतलब इतना एनर्जी दे दो। ये जो भी वैल्यू आएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट विल एक्ट एज बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस। ये जो हाइट आई है 0 से लेकर के नीचे वाली, यहां से लेके यहां वाली, यही इसकी क्या है? बॉन्ड एनर्जी। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक R0, ये इसका बॉन्ड लेंथ, दो एटम के बीच का लेंथ, वो बॉन्ड लेंथ, और वो नीचे वाला क्या है? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखाया एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है। आयनिक बॉन्ड भी आयंस के बीच में बनता है, उसका भी पोटेंशियल डायग्राम ऐसे ही आएगा। जब प्लस माइनस को इनफाइनाइटली सेपरेट करके रखोगे तो 0, जब वो नजदीक आ जाएंगे तो नेगेटिव। बट फर्क उसमें बस इतना है कि यहाँ शेयरिंग होता है, वहां कोई शेयरिंग नहीं है। अब हम वही देखेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में है? एटम डू कंबाइन। क्या बेटा? ये वाला यहां से यहां तक, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। क्या कर रहे हो यार? ये 0 वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू होगी एनर्जी के टर्म में, मान ले -320 या 350 किलो जूल है, तो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? 350 किलो जूल। ये लाइन क्या होता है? दिस वैल्यू इज बॉन्ड एनर्जी। यहां मैंने क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी ना, इधर R लिखा है, तो मिटा दो इसको। चलो, अब देखो बेटा, ये कंबाइन तो करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। एटम्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल बना रहा है, एटम कंपाउंड्स बना रहे हैं। जब भी वो कंबाइन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो कॉम्बिनेशन है, एटॉमिक कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देखा जाए तो ये कैसे होता है? तो देखो, दो मोड हैं बॉन्ड बनाने के। कौन कौन सा? एक है कि शेयरिंग से बॉन्ड बन सकता है, और दूसरा कौन सा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आयोन्स बन जाए और उनके बीच में बॉन्ड। इस हिसाब से बॉन्डिंग को दो मेजर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट है ना, लेकिन इनके बीच में एक और बॉन्ड है जिसमें थोड़ा सस्पेंस बड़े लंबे टाइम तक बरकरार था, वो था मेटालिक बॉन्डिंग। ना तो वो कोवेलेंट जैसा है, ना तो वो आयनिक जैसा है। तो अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं तो दो नहीं तीन है, लेकिन पढ़ते हम सिर्फ दो के बारे में है, तीसरे के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देके छोड़ देना कैसा होता है। क्योंकि देखो, जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम क्लोराइड जैसे भी नहीं होते कि उनको अगर हैमरिंग करो तो स्कैटर कर जाएंगे। भाई NaCl के अब क्रिस्टल तुम्हारे पास नहीं है। अब पुराने टाइम में देखा होगा तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स आते थे सॉल्ट्स के, आजकल बहुत छोटे कर दिया उन्होंने। तो अभी क्रिस्टलाइज अगर करो तो इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन करके निकल के आएंगे, उस पर हैमर करोगे एकदम चूर चूर हो जाएंगे, ब्रिटल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। वही मेटल्स पे हैमरिंग करोगे वो फैलते चले जाएंगे, पतली से पतली चद्दर बना सकते हो उससे, है ना। प्रॉपर्टी होती है ना मेटल्स की, डक्टाइल है, मैलिएबल है। ये नॉन मेटल से मैच नहीं करेगा। तो नॉन मेटल्स की कैटेगरी अलग, वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। मेटल्स की कैटेगरी अलग है, वहां पे मेटालिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी अलग। तो तीन मेजर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बॉन्ड का क्लासिफिकेशन है। ये तीन पार्ट है, मेन है ये तीन पार्ट। ठीक है, तो पूछा जाए कि सर फिर कोवेलेंट या आयनिक, ये बॉन्ड होता क्या है? व्हाट इज बॉन्ड? अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, वेदर इट इज कोवेलेंट और आयनिक, बट बॉन्ड है क्या? क्या ये बॉन्ड, ये डंडी है जो लगा दे रहे हैं दोनों के बीच में ऐसे करके?
इज इट द स्टिक? क्या है फ्री है? यस, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयरिंग से भी अराइज हो सकता है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से भी हो सकता है। बात दोनों का अलग अलग है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे बात किया जाए तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे चले जाएंगे, किस तरीके से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उसमें तीन पार्ट बनाते हैं, मेटेलिक, आयोनिक, कोवलेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? राइट इट डाउन, लिखो। A chemical bond is simply a force of attraction. A chemical bond is simply a force of attraction. A chemical bond is simply a force of attraction which holds different atoms and ions together, which holds different atoms or ions together in a molecule or compound. In a molecule or compound. अंडरलाइन कर लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला लिखो, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड यानी एक तरह से कितने तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं। पहला कौन सा है? लिखो, आयोनिक लिखते हैं। दूसरा लिखेंगे कोवेलेंट। तीसरा लिखेंगे मेटालिक। सो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक। आगे जाकर के जब देखोगे तो कुछ और भी वियर्ड वियर्ड टर्म्स देखने को मिलेंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, वो सब भी तो बॉन्ड है। तो इनमें उनमें कोई डिफरेंस है क्या? तो हाँ जी, देखो, दो पार्ट है बेटा। एक है जो एटम को कंबाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा पार्ट है जो उनके फिजिकल स्टेट को बताने के लिए यूज होता है। इसलिए बॉन्ड को भी, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसको भी दो मेजर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ये जो मैंने डिस्कशन किया है, ये सब प्राइमरी फोर्सेस या प्राइमरी बॉन्ड्स हैं, जो मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो उनका स्टेट डिसाइड करने के लिए, वो बन तो गया, बट H2 सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? गैस। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉलिड है। H2SO4 क्या है? लिक्विड है। H2O क्या है? लिक्विड है। H2O, H2SO4 एंड हाइड्रोजन तीनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। एक गैस क्यों है, दोनों लिक्विड क्यों है? क्या कोवेलेंट बॉन्ड से सॉलिड भी बनता है? बनते हैं। डायमंड इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। ग्रेफाइट, आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सो कोवेलेंट बॉन्ड बनने से भी कोई चीज क्या बन सकता है? सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट कैसे डिफाइन हो रहा है उनका, उसके लिए कौन से फोर्सेस? तो वो सेकेंडरी फोर्सेस में आते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स में आते हैं। ये मैंने किसके बारे में बताया अभी आपको? प्राइमरी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे मेन बॉन्ड के बारे में डिस्कशन। सेकेंडरी फोर्सेस के बारे में जब प्राइमरी समझ जाएंगे, अच्छे से इनके एप्लीकेशन समझ जाएंगे, तो सेकेंडरी सीखेंगे। यानी वो एकदम एंडिंग होगा चैप्टर का, ठीक है? तो वहां पे ये सब नाम सुनोगे, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, लंडन फोर्सेस, ये सब वहां पे सुनोगे। गॉट इट? ओके जी। अब समझते हैं कि भाई आयोनिक कोवेलेंट में मेन डिफरेंस क्या है। सो आयोनिक बॉन्ड अगर दो एटम के बीच में बन रहा है, वो तभी बन सकता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कि सोडियम यहां ले लिया और यहां क्लोरीन ले लिया, तो सोडियम अपना पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इनको
प्लस में और इसको माइनस में, ये आयंस में बन गए। अब इनके बीच में आपको मालूम है प्लस एंड माइनस बन जाए तो ऑटोमेटिक इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो वैल्यू किसके बराबर होती है, k q1 q2 बाई, तो खुद ही नजदीक आ जाएंगे, खुद ही चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, माइनस, खूब सारे माइनस आएंगे, इसके चारों तरफ खूब सारे प्लस आएंगे, है ना, इसके चारों तरफ प्लस। तो ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन डेवलप, इसलिए आयनिक कंपाउंड क्लस्टर्स में बनते हैं, एक प्लस के आगे बहुत सारे माइनस, माइनस के आगे बहुत सारे प्लस, ऐसे करके वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है और एक जाइंट स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं, हर कैटायन दूसरे एनायन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो लिखो आयनिक बॉन्ड is simply the pure electrostatic attraction between positive and negative ions. Ionic bond is simply the pure electrostatic attraction. Pure electrostatic attraction मतलब सिर्फ कूलम्बिक, इसमें कोई शेयरिंग नहीं हो रही है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। So ionic bond is simply pure electrostatic attraction, pure electrostatic attraction, pure electrostatic attraction between positive and negative ions. Got it? Pure electrostatic attraction between positive and negative ions. Did you get it? बोलो। वेरी नाइस। ओके, कैसे बनता है ये आयंस, बनते कैसे हैं? Ions are formed by complete transfer of electron. Write it down. Ions are formed by complete transfer of electron. कर लिया? यहां तक हो गया? तो भाई फिर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय sharing of इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे शेयर करता है, इसी पे इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने, उनका नजरिया क्या था, ये शेयरिंग कैसे हो रही है, उन्होंने अलग अलग कहानियां बताई हैं। फिर हम लास्ट में जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडर्न पिक्चर, वैसे बॉन्डिंग में भी देखेंगे मॉडर्न पिक्चराइजेशन में बॉन्ड क्या होता है, खास करके कोवेलेंट। आयनिक तो पहले से ही क्लियर है कि प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, उसमें कोई शेयरिंग हो ही नहीं रही है। एक आइडियल आयनिक कंपाउंड के अंदर कोई शेयरिंग नहीं होती है बेटा। समझ गए सभी लोग ये बात? ग्रेट। अब कोवेलेंट लिख लिया। मेटालिक इंटायरली डिफरेंट है, मैं बता रहा हूं, ना तो वो कोवेलेंट है ना तो वो आयनिक है, तो इसको बस लिख करके छोड़ देना है, इसमें कोई कहानी। पूछा जाए कहां मिलता है मेटालिक बॉन्ड? मेटल्स के अंदर, सारे मेटल्स जो भी हैं उसके अंदर क्या मिलता है? मेटालिक बॉन्ड। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compound, properties of ionic compound। थोड़ा ध्यान से देखोगे अपना, यहां से जैसे मैंने पहली चीज क्या बताई कि बेटा आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड है वो कैसे बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं? हाँ, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या प्योर कोलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड, अच्छा कुछ देख रहे हो, मैं जानबूझ करके नेगेटिव को बड़ा बना रहा हूं, पॉजिटिव को छोटा बना रहा हूं,
समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं ऐसा? समझ में आ रहा है क्या क्यों कर रहा हूं ऐसा? कोई भी न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने से उसका साइज बढ़ जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पे उसका साइज कम हो जाता है। ये सीखा है ना हम लोगों ने। तो कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर एंड एनायंस आर यूजुअली लार्जर। तो यहाँ माइनस है। अब इस माइनस के बगल में क्या है? मैं देखो 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूं बस बेटा, और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। आप भी मेरे साथ बनाते चलो। मैं आपको एक आयनिक क्रिस्टल का पिक्चर क्लियर कर रहा हूं। दो तीन लेयर, मतलब बस आई मीन 2-3 लाइन ऑफ एटम डिस्कस करूंगा बाकी। ये मैं किसका क्रिस्टल दिखाने की, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड ले लो, बट मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें सोडियम किस में एग्जिस्ट कर रहा है Na+ एंड क्लोरीन किस में है Cl-। आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl सॉलिड। सोडियम क्लोराइड सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल बी लाइक दैट। बना लिया? डन। ओके, अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म होता है, पूछा जाता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी आयन का उसके चारों तरफ अपोजिट आयन कितने उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस 2D पिक्चर में देखने की कोशिश करें तो सोडियम आयन यानी प्लस के चारों तरफ कितने आयन दिख रहे हैं? माइनस 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 4 दिख रहे हैं। और जब 3D बनाओगे तो इसके ऊपर भी एक होता है और इसके नीचे भी एक होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6 एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन इज आल्सो 6। क्लोराइड आयन का भी देखो, नेगेटिव के भी चारों तरफ वैसे ही कहानी। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ एंड Cl-। क्या हर बार 6 ही होगा? जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चर कैसे, डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चर कैसे, उसके हिसाब से वो वैल्यूज बदलती। 4 भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 8 भी होते हैं, ऐसे भी देखने को मिलेंगे। तो क्या इसको पढ़ना है हमें कहीं पे? किसका किसका? NaCl का तो 11th में ही तुम्हें मैंने जो डिस्कस किया वो है एनसीईआरटी के अंदर। बट बाकी जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके बारे में क्लास 12th में एक चैप्टर ही डेडिकेटेड बनाया गया है, सॉलिड स्टेट। उसके अंदर हम अलग अलग क्रिस्टल्स का देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना होता है, ठीक है? और वो पूरा मेंसुरेशन होता है ना चैप्टर जो आप पढ़ते हो, उस पर डिपेंडेंट है। काफी हद तक उसकी टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी मतलब यूज होती हैं, वॉल्यूम कैसे निकालना है ये सब वहां पे यूज। तो सॉलिड स्टेट के अंदर हम सारे आयनिक क्रिस्टल्स उन सब के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ NaCl के बारे में डिस्कशन है। ओके, स्ट्रक्चर के बारे में बात करो, लिखो। पहला पार्ट लिखना शुरू करो, द कोऑर्डिनेशन नंबर of a positive ion
इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल होगा? हाँ, देखो, इज इक्वल टू number of negative ions that are directly in contact with the positive ion. Coordination number of positive ion is equal to number of negative ions that are in direct contact with positive ion. And vice versa. What do I mean by that? Similarly, negative ion के लिए भी होगा. Did you get it? नीचे लिख लो उसमें. In sodium chloride crystal, the coordination number of sodium and chloride ion are 6 and 6 respectively. Coordination number of Na plus and Cl minus in NaCl structure कितना है? Is 6 and 6. Got it? अब बताओ, प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बात करी थी, कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म हो गया. अगली बार अगला चीज देखते हैं. देखो ध्यान से, ध्यान दो इधर. बताओ, NaCl का क्रिस्टल देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. लिखो, ionic compound consists of positive and negative ions. Ionic compounds consist of positive and negative ions. लिख लिया सबने? Positive and negative ions. Is that clear? हाँ, सभी को क्लियर है ये बात? ओके, ग्रेट. दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, गैस में? मतलब दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. लिखो, they have high melting and boiling point. That's why they exist in solid state. Ionic compound have high melting and boiling point. कर लिया? They have very high melting and boiling point. अब एक चीज बताओ मुझे, आयंस इसके अंदर है, क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा? नहीं करेगा सर. हाँ, एग्जैक्टली. यहां अगर आप इलेक्ट्रोड लगा दो और ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दो तो ये आयंस मोबाइल नहीं है ना, इधर से इधर घूम नहीं रहे ना, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो दो स्टेट में करेगा, या मोल्टेन या इसको पानी में घोल दो. नमक पानी के घोल में एक वायर डाल करके उंगली टच बिल्कुल मत करना, वरना अगले दिन पेपर में न्यूज आ जाएगा एक्सपेरिमेंट करते हुए. नहीं, मौत नहीं है. ठीक है, इतना नहीं, झटके लगे बस, इतना ही करो. ठीक है, वैसे नहीं करना. सॉल्यूशन फेज में एंड मोल्टेन फेज में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा. लिखो, देखो, आयनिक सॉलिड will not conduct electricity because ions are not free to move. Ionic solid do not conduct electricity.
ड्यू टू आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. ओके, लिखो. बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म. But they do conduct electricity in molten as well as in solution form. अगला पॉइंट बताओ, ये मेटल्स की तरह डक्टाइल एंड मैलिएबल होंगे? नहीं सर. आप अगर इनको हैमरिंग करोगे तो किसी भी एक आयन पे टक्कर मारेगा वो, तो ये दोनों एकदम से नजदीक हो जाते हैं. पॉजिटिव आयंस एकदम से नजदीक हो जाते हैं. ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है जहां पे नेट फोर्सेस 0 हो गया. लेकिन एकदम से जब आप हैमरिंग करते हो तो लाइक चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होता है. और जैसे ही आपने देखा था वो पोटेंशियल कर्व मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे करके एकदम से स्पाइक करता है. तो जैसे ही आप हैमरिंग करते हो तो एकदम से पोटेंशियल एनर्जी स्पाइक कर जाता है, अनस्टेबल हो जाते हैं, तुरंत वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं. इसलिए ये ब्रिटल होते हैं. देखो, आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर. आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब समझते हो ना? breaks down in pieces when you are hammering. Okay, so ionic solids are brittle in nature. यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए. ओके, ग्रेट. तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज थी किसकी? आयनिक. अच्छा, कुछ और बातें भी समझ लेते हैं. ये कौन से तरह के लिक्विड में सॉल्युबल होगा? तो देखो, लिक्विड्स को भी दो तरह के पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर ना. तो ऐसे लिक्विड्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइड में ऐसे दिख रहे हो, इनको पोलर बोला जाता है. जैसे वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. कैसे मालूम? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आता है. बोलो, मैंने बोला था बॉन्डिंग में यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसमें पोल्स डेवलप हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस. वैसे इतना आसान भी नहीं है पोलर नॉन पोलर. ये बॉन्डिंग में ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है. तो आगे कोवलेंट जब सीखेंगे तो और डिटेल में मैं बताऊंगा. अभी बस ये दिमाग में रखो. तो पोलर कंपाउंड्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, पोलर कंपाउंड के अंदर, है ना. और अगर आप देखो तो क्यों होते हैं? क्योंकि जो पोलर कंपाउंड होंगे उनमें दोनों पोल्स होते हैं, तो वो नेगेटिव को अपने पॉजिटिव एंड वाले से खींचते हैं और पॉजिटिव को अपने नेगेटिव एंड वाले से खींचते हैं. और जब पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेते हैं तो ऐसा बन जाता है. ये प्लस के चारों तरफ डाइपोल्स होते हैं फ्रॉम देयर नेगेटिव एंड. ये डॉट 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 का मतलब क्या है? इट इज शोइंग वीक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये जो ओवल शेप बना रहा हूं ये क्या है? हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल. तो कैटायन को चारों तरफ से स्फेरिकली सिमेट्रिकल तरीके से इसको घेर लेते हैं. वैसे ही नेगेटिव आयंस के चारों तरफ भी ये कर लेंगे. मैं सिर्फ एक अट्रैक्शन दिखा रहा हूं, बाकी पूरा आप दिखा सकते हो ऐसे. तो ये इसी तरह के मॉलिक्यूल में कोई नॉन पोलर है जिसपे कोई चार्ज नहीं, वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, सेपरेट नहीं कर पाएगा. इसलिए नमक को पानी में डालो घुल जाता है, नमक को पेट्रोल में डालो वैसे ही पड़ा रहेगा. उसको ब्रोमीन लिक्विड में डाल के देखो वैसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला उसका. So NaCl is soluble in water because it is polar, whereas the same NaCl is not soluble in kerosene, petrol or any non-polar liquid. उसमें soluble नहीं होता है. Like dissolves like, polar dissolves polar molecule, non-polar dissolves. आयनिक भी एक तरह का पोल्स ही तो है, प्लस माइनस पोल्स है इसमें, तो वो पोलर में डिसॉल्व. ओके रक्षिता, लिखो. देखो ये बात, ionic compounds are insoluble in non-polar compounds. Ionic compounds are insoluble in non-polar compounds.
Ionic solids are insoluble in non, but they are soluble in polar compounds. They are soluble in polar compounds. They are soluble in polar compounds. ओके क्यों सॉल्युबल होते हैं पोलर कंपाउंड में? हाँ, क्योंकि कैटायन एंड एनायन बोथ आर सॉल्वेटेड बाई, इसको सॉल्वेंट होता है ना, चारों तरफ ये जो लेयर बनाता है इसको सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर वो वाटर है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। So because cations and anion both are solvated by polar molecule, कौन से फोर्स से? आयोन डाइपोल, आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। लिखो, they are soluble in polar compound because both cations and anions are solvated थ्रू आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। अब आप वो बना के दिखा लोगे क्या? ऐसे बना के दिखा लो ये, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये आप इनिशियल both cations and anions are solvated through ion dipole interaction. So what is the meaning of solvation, everyone? The formation of layers of dipoles around ions. लेयर ही तो बना रहा है पूरा स्फेरिकल सीमेंट। तो आप दिखा लेना ऐसे करके। ये एक मान लो कि आपने NaCl को किस में लिया है? एज्यूम करो कि ये वाटर में लिया है आपने, और वाटर कैसा मॉलिक्यूल होता है बेटा? पोलर। तो ये वाटर को ही मैंने यहाँ सिंबलाइज किया होगा, प्लस एंड माइनस, एक एंड को पॉजिटिव एंड एक एंड को, ये ऐसे चारों तरफ ये लेयर्स बनेंगे। आप पूरा ढंग से बना लेना ना। हमेशा जैसा आयन उसके अपोजिट वाला चार्ज उसकी तरफ आएगा, नेगेटिव है तो उसके पॉजिटिव साइड वाली चीजें आएंगी। अच्छा, मैं तो ये बता रहा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स में पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, बस और कुछ नहीं बताया मैंने बोला कि H2O पोलर है, तो पोलर में ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आते हैं। अब वो मैं समझाने के लिए कि चार्जेस आए कैसे, मैं आपको थोड़ा समझा रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस पे माइनस चार्ज आता है, इस पे प्लस चार्ज आता है, तो ये डाइपोल क्रिएट हुआ, प्लस एंड माइनस। डाइपोल का मतलब क्या हुआ? दो पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी का रिप्रेजेंटेशन था। क्या बेटा? किसमें? H2 हाइड्रोजन? नहीं, वो कहां पोलर होता है? ये तो मैं अभी किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? आयोनिक कंपाउंड। H2 इज नॉट आयन, H2 इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। वहां शेयरिंग होती है, यहाँ शेयरिंग नहीं हो रही। समझ में आया? बोलिए। अच्छा, अगर ये जो सॉल्वेशन टर्म है, अगर वाटर आप यूज कर रहे हो एज ए सॉल्वेंट, देन इट इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है फिर? फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ वाटर या लेयर्स ऑफ वाटर अराउंड आयंस, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। लिखो ये बात, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, HYDRATION, हाइड्रेशन। सो व्हाट इज हाइड्रेशन? लिखो,
the formation of layers of water molecule around an ion. The formation of layers of water molecule around ion is termed as, क्या बोलेंगे, hydration. And the energy released by this process is termed as hydration energy. And the energy released by this process is termed as hydration energy. And the energy released by this process is termed as hydration energy. Okay? हमेशा दिमाग में बिठा के रखो, जिस जगह पे भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी उसकी लोअर होगी, एनर्जी रिलीज होगी बाहर की तरफ. रिपल्शन के केस में एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना. अट्रैक्शन में एनर्जी लोअर डाउन होती है और रिपल्शन में एनर्जी इंक्रीज होती है. ओके, अब बात करते हैं, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई दो अलग अलग आयंस दे दें तो उनका हाइड्रेशन एनर्जी बताओ, किसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, किसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो एक बार जेई में क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भाई लिथियम प्लस सोडियम प्लस के प्लस रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस अगर ले लो साथ में, इनमें हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा. तो समझते हैं कैसे सोचना है इसको. तो देखो बेटा, लिथियम हमें मालूम है सबसे छोटा है, ये सुनो. सोडियम थोड़ा और बड़ा है, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा, रुबिडियम और बड़ा है, एंड सीजियम सबसे बड़ा है, ये सुनो. बोलो. तो देख के क्या लगता है, यार ये बड़ा ज्यादा है तो इसके चारों तरफ खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल आ सकते हैं, ये छोटा है तो कम आएंगे. लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके चारों तरफ जो डाइपोल के लेयर्स हैं वो एक नहीं मल्टीपल बनाता है, इसका पावर बहुत ज्यादा है. मतलब ये वन लेयर है, इसके बाद सेकंड लेयर भी डेवलप करता है, इसके बाद थर्ड लेयर भी डेवलप करता है. नेचुरली जो फर्स्ट लेयर है वो ज्यादा स्ट्रांगली इंटैक्ट होता है, सेकंड थोड़ा वीक, थर्ड फोर्थ तक जाते जाते बहुत. तो सर ये लेयर ज्यादा क्यों बना रहा है, कैसे पता चलेगा. तो उसका पता फोर्स से चलता है. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर. इस आर में एक तो वाटर का साइज है, मतलब आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस, और दूसरा साइज लिथियम आयन का है. बताओ लिथियम सबसे छोटा ना, तो उसका आर सबसे कम, तो फोर्स सबसे, दैट्स व्हाई. एंड दिस इज टर्म्ड as lithium have a greater polarizing power. Polarizing power ये एक टर्म है जिससे डिफाइन किया जाता है किस आयन का ज्यादा पोलराइजिंग पावर. देखो क्या है, चार्ज टू साइज रेशियो. मतलब मैं क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं, क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहा हूं कि भाई चार्ज जितना पॉजिटिव का ज्यादा उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा. जितना डिस्टेंस कम उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. स्ट्रांग अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव आयंस को ज्यादा पोलराइज करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. इस पावर को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर बेटा कैटायंस के लिए भी होगा, एनायंस के लिए भी. एनायंस किसको पोलराइज करेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ द आयन उसको पोलराइज करेगा. तो पोलराइजिंग पावर दोनों का ही होता है, कैटायन का भी और एनायन का भी. ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, greater the attraction between ion and dipole,
multiple tendency of formation of multiple layers will be more, so hydration energy will be more. तो हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? पोलराइजिंग पावर, नॉट जस्ट द चार्ज, नॉट जस्ट द साइज। चार्ज भी साइज भी, उनके रेशियो पे ध्यान देना। चार्ज ज्यादा हुआ, साइज कम हुआ, तो ऐसे केस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ग्रेटर अट्रैक्शन होगा, मल्टीपल लेयर्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी होगा, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। लिखो ये बात, लिखो। देखो, हाइड्रेशन एनर्जी इज proportional to polarizing power of the ions, polarizing power of the ions। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एंड पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो। ये ऐसे लिख लेना, पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो। फिर एक लाइन नीचे लिखो, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, greater will be tendency of formation of multiple layers of water। Greater the polarizing power, greater will be the tendency to form multiple layers of water around ions। लिख लिया सभी ने? Multiple layers of water around the ion। Got it? बोलो। तो इनमें हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? चार्ज सभी पे सेम है, लेकिन साइज इसका छोटा है, तो पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज, एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दैट। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, He का ऑर्डर क्या होगा बेटा? एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये बताओ, एक्वस साइज किसका ज्यादा होगा? पानी के अंदर साइज किस आयंस का ज्यादा होगा? लिथियम आयन। मल्टीपल लेयर बना लिया तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। एक्वस साइज का ऑर्डर लिथियम प्लस। फिर पूछा था मोबिलिटी, एक बार पूछा था मोबिलिटी किसकी फास्ट होगी? ज्यादा मोटे हो जाओगे तो चलने फिरने में दिक्कत आएगी, तो उसका ठीक उल्टा आंसर होगा, सीजियम है बेटर मोबिल cesium has better mobility as compared to rubidium, lithium have, ठीक है समझ गए? कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? जो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट भी ज्यादा करेगा, तो अच्छे से कौन मूव करेगा? सीजियम। सीजियम की आयनिक कंडक्टिविटी लिथियम आयन से बेटर होगी। लिखो जल्दी। हाँ, सभी में बनते हैं, इसमें ज्यादा बनता है। क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल लेयर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे देख, पानी के अंदर इसको घूमना है तो चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, उसके रेजिस्टेंस को भी इसको फेस करना है। अब तू सोच, कोई बहुत बल्की हो गया, वो मूव करेगा तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को इधर उधर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो इसका मूवमेंट का स्पीड स्लो हो जाएगा, इसलिए इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, कंडक्शन कम हो जाएगा। समझ गए ना?
तो मोबिलिटी का ऑर्डर लिख लो। मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? आयोनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कौन सा? एक्वस साइज, पानी के अंदर जो साइज। एंड अभी आपको मैंने बताया कि एक्वस साइज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, जितना। और हाइड्रेशन, या ऐसे समझ लो पोलराइजिंग पावर, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, मल्टीपल लेयर जितना बनेंगे उतना बड़ा साइज हो। तो मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? Li प्लस से ज्यादा Na प्लस एक्वस। एक्वस लिख रहा हूं, मोल्टन स्टेट में नहीं, पानी के अंदर बात कर रहा हूं। एक्वस, AQ, एक्वस, एक्वस Na प्लस AQ, ये लिखा है एक्वस, एक्वस। ठीक है, मोबिलिटी इसका ज्यादा। कंडक्टिविटी का भी ऑर्डर यही लिख दो, कंडक्टिविटी भी ऐसे ही जाएगा। समझ में आया? मेरे को बताओ चलो। Na प्लस Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। तो क्या देखोगे आप? सबसे पहले क्या देखोगे? चार्ज टू साइज रेशियो। आप बताओ, चार्ज इसका ज्यादा है, ठीक है। साइज भी देखो कम है, साइज ज्यादा कैसे? लेफ्ट टू राइट जाओ। और वैसे भी सोचो यार, एक तो लेफ्ट टू राइट जाने से जिंदगी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं लोग। प्लस से +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो न्यूट्रल में ही साइजेस लेफ्ट टू राइट जाने पे घटते हैं, और चार्जेस भी और बढ़ाते जा रहे हो तो बहुत छोटा है एल्यूमिनियम। इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। इसका हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड है वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन इतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है कि पानी में डालते ही ये पूरी तरीके से टूट जाता है, मानो जैसे ये आयनिक कंपाउंड हो, क्योंकि वाटर के लिए इसकी टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग है चारों तरफ। सो तो इसके इम्पैक्ट भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। सो ग्रेटर द हाइड्रेशन इन दिस एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम का फिर तो ऑर्डर ये हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन। सभी को समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई बेटा? आयोनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, पोलराइजिंग पावर, ये सब क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आओ समझते हैं कि एक साइकिल है, बॉर्न हैबर साइकिल। उसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि कितने डिफरेंट एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, अगर फंडामेंटल लेवल पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो तो, फ्रॉम एलिमेंट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो इसमें जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर केसेस डिस्कस थे, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर, उसमें था सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में बॉर्न हैबर साइकिल का डिस्क्रिप्शन। ओके, लिखो बॉर्न हैबर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बॉर्न हैबर साइकिल, हैबर, मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग है। गलत होगा तो मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, वैसे यही है। फॉर सोडियम क्लोराइड। ओके, नहीं है ऐसा, चेक कर लेता हूं। सही है, सही लिखा है, BORNHABER साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल।
लिखो, लिखो भाई, लिखना शुरू करो। Born-Haber cycle gives greater insights. Born-Haber cycle gives greater insights about the formation of an ionic compound from elements इसका मेनली यूज देखो। अच्छा, वैसे ये दो साइंटिस्ट अलग थे, है ना, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उनके नाम से बना हुआ है ये। तो एक बॉर्न और एक हैबर, इनिशियल टाइटल भी होता है इनका, तो वो सब लेकर के उनको ऐसे एक रूल है केमिस्ट्री में, CIP रूल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उसमें 3 साइंटिस्ट हैं, कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। तो ये 3 मिला करके CIP रूल बना। आगे चल करके देखेंगे वो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये सब आएगा ना, तब देखेंगे, है ना। तो इसका यूज मेनली किया किसके लिए गया था, बाद में तो चलो हम सारे एनर्जी टर्म देखते हैं, बट इसका मेनली यूज हुआ था लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। लिखो, although Born-Haber cycle includes many energy terms, but it is mainly used to calculate lattice energy. Although Born-Haber cycle includes many energy terms, अभी वो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से एनर्जी टर्म आएंगे, but it is mainly used to calculate lattice energy. है ना। तो चलो मैं दिखाता हूं कि NaCl सॉलिड के बारे में डिस्कशन करते हैं। Born-Haber cycle for NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब बताओ, अगर इनके एलिमेंटल स्टेट से देखने की कोशिश करें, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो एकदम। तो अगर मैं इनके एलिमेंटल स्टेट से लेके चलूं, तो बताओ सोडियम क्लोराइड में 2 एटम इन्वॉल्व हुए हैं, बेसिकली वो आयंस में कन्वर्ट हो गए, एक सोडियम और एक क्लोरीन। सोडियम नेचर में एलिमेंटल स्टेट में किस फॉर्म में मिलेगा, सोडियम सॉलिड, मेटल के फॉर्म में, मेटलिक सॉलिड। क्लोरीन कैसे मिलता है नेचर में, Cl2 गैस के फॉर्म में। गुड, Cl2 गैस। अगर मुझे सिर्फ 1 मोल सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कशन करना है, 1 मोल, तो मुझे यहां हाफ लेना पड़ेगा इसका। अब देखो, फिर से वही अगर मैं बात करूं तो बेटा हमने पहले ही देख लिया है कि ये कोई 2 आयन का सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक पूरा लैटिस है जिसमें प्लस माइनस 3 डायमेंशनली दे आर अरेंज्ड, राइट। ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग में कई बार आपके ये पिक्चराइज होता है कि NaCl मतलब सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब भी मैं NaCl बोलता हूं, बच्चों के दिमाग में यही आता है कि ओके दिस इज NaCl, दिस इज नॉट NaCl, NaCl इज दिस इज द पेयर ऑफ आयंस ओनली। सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है, पूरा बनाना पड़ेगा 3D में, तब जाके दिखेगा आपको ये पिक्चराइज। सोडियम सॉलिड की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब सोडियम बहुत सारे सोडियम एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में ऐसे अटैच्ड हैं, और ये मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा बेटा। तो मैं जस्ट छोटा सा एक पोर्शन आपके सामने इसका बना के दे। क्लोरीन गैस का मतलब ऐसा है, मैं सबको आपको पिक्चराइज करके, 2 क्लोरीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे बहुत सारे गैस फॉर्म में है, तो डिस्टेंस है। ये 2 बॉक्सेस बनाने का मतलब, 2 स्फीयर बना के बीच में डंडे डालने का मतलब 2 क्लोरीन्स आर कनेक्टेड, एंड सी दिस क्लोरीन इज नोवेयर कनेक्टेड विद दिस वन। तो ये इसलिए गैस है, Cl2 यूनिट, ये गैसेस फॉर्म में एक दूसरे से दूर।
तो ये पूरा पूरा है। अब यहां से यहां पहुंचने में अगर मैं ब्रेक डाउन करूं कौन कौन से एनर्जी टर्म्स आ रहे हैं तो उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो बताओ, सोडियम सॉलिड से आपको पहले क्या बनाना चाहिए? सोडियम गैस। दूर दूर हो जाए बिल्कुल, गैस बना दिया। यहां पास पास में थे सब। बताओ, सॉलिड से डायरेक्ट गैस कन्वर्जन को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? यहां पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? कोई सॉलिड से गैस में अगर जा रहा है तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। नाम क्या होगा? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस सब्लिमेशन। एनर्जी एसोसिएटेड क्या होगा? सब्लिमेशन एनर्जी। एस ई का मतलब क्या है यहाँ? सब्लिमेशन एनर्जी। ये हमें सप्लाई करना पड़ा। कभी काम खत्म हो गया? नहीं भाई, यहाँ तो आयोन्स के फॉर्म में। अब ये गैस हो गया तो मैं इसको क्या करूं? आयोनाइज करूं। क्या बनाऊं? Na प्लस गैसेस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा एनर्जी आया जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। कुछ नहीं बोला, बाय डिफॉल्ट 1 है, IE1। क्या अभी सोडियम क्लोराइड बन गया? नहीं, अभी तो तैयार क्या हुआ है? सिर्फ Na प्लस। तो दो एनर्जी टर्म हमें दिखाई दी, सब्लिमेशन एनर्जी एंड। मैं काम करता हूं, अब क्लोरीन को लेकर चलते हैं। तो क्लोरीन ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो इनको सब्लिमेट करने का जरूरत नहीं है, यहां इसको तोड़ने का जरूरत है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या बनेगा? दो क्लोरीन आएंगे, पर मुझे कुछ चाहिए कितना? 1 मोल ही, तो यहां पे हाफ कर लूंगा, तो इस एनर्जी को भी हाफ कर लूंगा। अब क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं जी, अभी तो क्लोरीन को मुझे क्या बनाना है? नेगेटिव। बताओ, अब इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये Cl माइनस गैस बन जाएगा ना। इसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। बोलो। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, सबको मालूम है क्या? इसका डेल्टा एच क्या है बेटा? पॉजिटिव। बॉन्ड तोड़ना है ना। क्या अब आयनिक कंपाउंड बन गया क्या? Na प्लस बन गया, Cl माइनस। अब क्या प्रॉब्लम? बन तो गया, लेकिन सर ये बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, गैसियस फॉर्म में है। एक यहां है तो दूसरा यहां है, एक दिल्ली है तो दूसरा दौलताबाद है, इतना डिस्टेंस है इनके बीच में। फिर तो इनको धीरे धीरे सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में लेके आना है। फिर क्या करें? बिल्कुल। तो ये जो कंप्रेस करके इनको जो सॉलिड बनाया जाता है, कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, इनको एक कंटेनर में छोड़ दो, खुद ही चिपक जाएंगे सब। क्या बनेगा ये? NaCl सॉलिड क्रिस्टल बनता है। ये जो प्लस माइनस जो हमारा एंड गेम था, वहां हम पहुंच गए। दिस इज सॉलिड। ये जो प्रोसेस है ना, ध्यान से सुनो, यहां से यहां पहुंचने में जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होगी ना, क्योंकि प्लस और माइनस नजदीक आ रहा है, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। इसी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं, रिप्रेजेंट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैबर साइकिल यूज किया। ठीक है। अब अगर मैं पूरे पूरे एक्सप्रेशन को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना कि सोडियम एंड क्लोरीन को मिलकर के NaCl आयनिक कंपाउंड बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्म हुआ है फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HF लिखा जाता है, F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। इसको अगर मुझे पूरा लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई इस डेल्टा एच की जो नेट वैल्यू है, दिस प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस एंड माइनस दिस करने से आने वाला है। क्योंकि अगर पूरा ब्रेक डाउन करे तो पहले इसको गैस में,
फिर यहाँ से आयोनाइज करना है, इसको पहले बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन देना है। इनमें जितने पॉजिटिव एनर्जी है उनको प्लस से लिखेंगे, जिनसे माइनस में है उनको माइनस के साथ लिख करके टोटल एनर्जी चेंज आएगा हमें इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में। और मैं क्या लिखूं, क्या लिख सकता हूं, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। ये तीनों इंडो और ये दोनों एक्सो होते हैं, इसमें एनर्जी निकलता है। और हमने पढ़ा है कि E इज माइनस टाइम डेल्टा एच, दोनों में रिलेशन उल्टा होता है। तो ऐसे ही है ये पूरा। अब पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ आप कैसे पहचानोगे कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होने की टेंडेंसी कितनी अच्छी है। तो बोलते हैं इस प्रोसेस में जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव हो, मतलब सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, मतलब उनकी एनर्जी लो हो रही है। जितना एनर्जी लो हो उतना स्टेबिलिटी ज्यादा है, जितना डेल्टा एच नेगेटिव हो उतना ही आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी हाई है। उसको और एनर्जी टर्म में ब्रेक डाउन करें, इसको नेगेटिव होने का मतलब इन तीनों का सम कम से कम और इसका सम ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का। किन ग्रुप के लिए ज्यादा होता है, हेलोजेंस एंड ऑक्सीजन फैमिली। इसलिए आप देखो नेगेटिव आयन मोस्टली ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होते हैं। और सबसे कम सब्लिमेशन एंड आयनेशन एनर्जी किसका होता है, सब्लिमेट करने में सबसे कम। तो जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो उनका मेटेलिक बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं होता है। तो बताओ एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है बस, इसलिए इनका सब्लिमेशन एनर्जी बहुत कम होता है। आप गर्म करोगे ब्रेक डाउन कर जाएंगे। आपको तो मैंने बताया था, याद करो, जब पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन कर रहा था, कि सोडियम जैसे मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, केक की तरह, इतना कमजोर होता है उनके बीच का बॉन्ड, है ना। तो इसलिए सब्लिमेशन एनर्जी एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल की काफी कम होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी भी उन्हीं का कम होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ध्यान है ना, सबसे कम। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड में कैटायन बनने की टेंडेंसी एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, एनायन बनने की टेंडेंसी ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। इसलिए मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है वो इन्हीं दोनों के बीच होता है। तो क्या समझ में है, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन और उसके बीच के एनर्जी टर्म्स जितने भी हैं। अब कहोगे सर एक बात बताओ कि यू यहां से निकाल रहे हैं, ये क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्या यू निकालने का और कोई तरीका नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। आप खुद सोचो कि आप प्लस माइनस करके जो 3 डायमेंशनल क्लस्टर बनेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हालत खराब हो जाएगी कि नहीं। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कैसे अरेंज्ड है क्रिस्टल के अंदर, वो सब पता हो तब जाके आप उसके नजदीक पहुंचोगे। इसलिए एक्सपेरिमेंटल तरीका, ये वैल्यू हमें पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है, जब इनका रिएक्शन करा रहे हैं, NaCl बन रहा है, तो कितनी हीट रिलीज हुई उसको पता कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं भाई, मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी सिस्टम से कितनी हीट बाहर आई कितना, तो ये हमें नोन होता है। सब्लिमेशन हम करा के देख सकते हैं कि मेटल लिया, उसको एनर्जी दे रहा हूं, कब वो गैस फेज में बन गया, जितनी एनर्जी दी वो हमें पता चल गई। बॉन्ड भी थोड़ा देखा जा सकता है कि मतलब कितनी एनर्जी पे वो बॉन्ड टूट रहे हैं, मॉनिटर करके। आयोनाइजेशन भी देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से निकाली जा सकती है। तो अगर ये सब चीज निकाले जा सकते हैं तो सिर्फ बचा इस पूरे साइकिल से। इसलिए लैटिस एनर्जी पे फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है निकालना, क्योंकि कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है। क्योंकि पूछा जाए लैटिस एनर्जी है क्या, तो लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन्स। जब ये नजदीक आ रहे हैं तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आप आयंस को गैस फेज में बना के कहां रखोगे।
तो इसलिए ये प्रोसेस का एनर्जी निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अब बाकी सबकी एनर्जी आप निकाल सकते हो, इसलिए इसको इस मेथड से निकाला जाता है, यूजिंग बॉर्न-हैबर साइकिल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज एवरीबडी राइट डाउन द होल प्रोसेस नाइसली, फिर मैं आपको एक एक स्टेप बैकग्राउंड करके लिखवा देता हूँ, सबको अच्छे से लिख जान। चले बेटा किया जाए, लिख लिया आप लोगों ने? लिखो लिखना शुरू करो, सब्लिमेशन एनर्जी लिखो। सब्लिमेशन एनर्जी लिखो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 mole of solid into gaseous atoms. Minimum amount of energy required to convert 1 mole of solid into gaseous species लिख लो चलेगा। 1 mole of solid into gaseous species. Got it? अब ये किस पे डिपेंड करेगा? सब्लिमेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? उनकी बॉन्डिंग कैसी है मेटल मेटल, अगर मेटल की बात करूं, और मेटलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट दे हैव। ओके, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी sublimation energies for the metal। ये एक लाइन लिख लो वहां पे, लिखो। So sublimation energy for metal depends on the strength of metallic bond। Sublimation energy for metal depends on the strength of metallic bond। The strength of metallic
बॉन्ड, आगे लिखो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्ट्रेंथ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आ गया? सॉरी, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या द नंबर ऑफ वैलेंस। ठीक है, कर लिया ना? समझ में आया? बोलो। ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेम ग्रुप में डिस्कशन किया जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो भाई इन सबके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे, इनमें तो इनमें डिपेंड करेगा किसका साइज छोटा है। साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। भाई सिंपल फोर्स वाली बात, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई, ऑल्दो दे आर नॉट आयन, बट कहानी मिलती जुलती ही रहेगी। समझ गए ना? तो अगर पूछा जाए सब्लिमेशन एनर्जी सेम ग्रुप में किसका होगा ज्यादा, जो एटम छोटा उसका सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा। ओके, तो सब्लिमेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, इससे ज्यादा एल्यूमिनियम, लेकिन लिथियम का ज्यादा होगा सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन इज, व्हाट इज द रीजन हियर? साइज। हाँ, ये तीनों लिख लेना, ऑर्डर लिख लेना। सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है डी ब्लॉक मेटल्स का, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बहुत सारे। आप देखो ना, क्रोमियम में कितने हैं? D5S1 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आर देयर। मैन हो रहा है ना? तो क्रोमियम का बहुत ज्यादा होता है, तो डी ब्लॉक मेटल्स इसलिए बहुत हार्ड होते हैं, है ना? सोडियम को कट कर सकते हैं, बट आयरन वगैरह तो इतने हार्ड होते हैं। समझ रहे हो ना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो ऐसे कहानी। ओके बेटा, यहां तक हो गया? अगला लिखिए आप। हाँ बोलो। हाँ, साइज बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो बस, हाँ, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाँ बस वही, सेम सेम बस। कर लिया सभी ने? मिटा दूं ये? ओके, अगला लिखिए। बीडी क्या था? बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ, तो ये कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द गिवन बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइन होता है, लिखो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is the amount of energy required, minimum amount of energy required to break minimum amount of energy required to break 1 mole of given type of bond. हाँ, मतलब जैसे मान लो क्लोरीन क्लोरीन का है, एच एच का है, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है। हाँ, बट ये सारे कोवलेंट होंगे, ये बात ध्यान रखना। कौन सा और टर्म है? आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब जानते ही हो आप। तो बचा कौन सा? लैटिस, वो लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो लैटिस एनर्जी। कौन सी लैटिस एनर्जी है बेटा? ये प्रोसेस को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अगर आपको ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो, जब सोडियम गैस 1 मोल क्लोराइड आयन गैस के साथ आएगा, इससे बनने वाला कंपाउंड NaCl सॉलिड बनेगा। इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज, ये नेगेटिव होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस
So amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed from constituent gaseous ions. लिखो लैटिस एनर्जी को, amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed, 1 mole of an ionic compound is formed one mole of an ionic compound is formed from constituent gaseous ions. ध्यान रखना ये पूरे प्रोसेस का नहीं, सिर्फ इस पार्ट का एनर्जी है लैटिस एनर्जी। 1 mole of an ionic compound is formed from constituent gaseous ions. Got it? अब मान लो एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ गया और पूछा कि आप बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। देखते हैं आप लोग का दिमाग कुछ खुला या नहीं अभी। LiF, NaF, KF, बताओ इन तीनों में आपके हिसाब से लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर ऐसा बोले कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate the ions of 1 mole of an ionic compound into gaseous ions, तो वो भी तो बोल सकते हैं भाई, इधर से इधर आएगा उसका जस्ट रिवर्स भी कर दो तो भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो उतनी ही एनर्जी लगेगी ना। अरे गैस से सॉलिड जा रहे हो, फिर सॉलिड से गैस जा रहे हो, गैस से सॉलिड जाते समय एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आयन सही अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो बताओ इन तीनों में किसकी ज्यादा होगी? तो आप बताओ, जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन उसका लैटिस ज्यादा, बोलो ना। गैस फेज से जब सॉलिड बना रहे होंगे ज्यादा अट्रैक्शन किस पे होगा? फिर से वही देख लो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 भाई। बता, इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है क्या? +1 -1 +1 -1 +1, Q1 Q2 क्या है? 1 × 1 1 1 1। साइज फ्लोरीन का तो सेम है, लेकिन लिथियम आयन का सबसे छोटा। अरे एक्वस साइज की बात नहीं, पानी के अंदर नहीं डाला है मल्टीपल लेयर्स बनने की बात, आयंस के बीच का डिस्टेंस है प्लस एंड माइनस। ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच के डिस्टेंस को ही आर बोल रहा हूं। तो बता आर किसका कम है? लिथियम। लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? यस, राइट आंसर है। तो आप लिख लो, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन Q on cation into Q on anion divided by R of cation plus R of anion। मतलब कहानी वही है यार जो मैं आपको दिखा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डिवाइडेड बाई देख, जब भी बात एनर्जी की आती है तो आप याद किसको करो? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? K Q1 Q2 बाई R, ये लिखते हैं ना। हाँ, ये प्रोपोर्शनल इसलिए लिखा है, मैं चाहता तो K Q1 Q2 बाई R लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, मैंने प्रोपोर्शनल लिखा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो आयन नहीं है ना, इतने सारे आयन हैं। तो लैटिस पैरामीटर भी इसका एक पार्ट है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है वो भी एक पार्ट है, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी बस दिखा के छोड़ दी। ठीक है, क्रिस्टल का भी अपना रोल है, लेकिन हमारा काम इतने से भी चल जाएगा। तो Q1 Q2, तो Q1 किस पे? कैटायन पे कितना चार्ज? Q2 एनायन पे कितना चार्ज? R का मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसलिए दोनों का सम लिखा है। गॉट इट? Q कैटायन प्लस Q into Q anion upon R cation plus R anion, ऐसे ही है। समझ गए? क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of lattice energy। Arrange the following in increasing order of lattice energy।
अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। बताओ किसका लैटिस ज्यादा होगा। पहला देखते हैं, LiCl, KCl, CHCl। दूसरा देख रहे हैं बेटा, NaCl, MgCl2, AlCl3। तीसरा क्वेश्चन, BeSO4, MgSO4, Al2SO4 होल साइज। Na2O, MgO, Al2O3। बस इतने बहुत है। बस देखना है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस, बस इतना ही देखना है। हो गया? चलो सोच के बताओ, सब सही करो, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, सोच के करोगे हो जाएगा। कर लिया आप लोगों ने? हाँ साइज पे है ना, क्यों नहीं? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना। आजा बेटा देखते हैं। ये बता लिथियम पे चार्ज कितना होता है? +1। इस पे तो Q1 Q2 का वैल्यू 1 आया 1 आया 1 आया, इसे नो। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं लिथियम से बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, तो साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा इसका ये ऑर्डर है। कितने लोग का सही हुआ?
इनमें कितने लोग कह रहे हैं इस पे +1 है सर, इस पे -1, इस पे +2 है, इस पे -1 है, इस पे +3 है, इस पे -1, तो Q1 Q2 ही फर्क पड़ गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। और साइजेस में तो आपको वैसे ही मालूम है, तो इसका ऑर्डर ये हो गया। कितने लोग का सही आया? इनमें और इनमें देखो, ये +2 एंड -2, 4 आ गया इसका Q1 Q2, इसका 4 आ गया। लेकिन कितने लोग करे, ये +3 एंड -2, 6 आ गया। और इन दोनों में किसका ज्यादा? तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम MgSO4, उससे ज्यादा BeSO4, और उसके भी पापा कौन है? Al2SO4 इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी। दिस इज द ऑर्डर। गॉट इट? ये कितने लोगों का सही हुआ? हाथ उठाओ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया पूछ रहे हो? अरे क्या यार। अच्छा ये बता, बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो सेम है, क्यों? प्रभानंद, दोनों का चार्ज सेम है ना, +2 है इस पे भी, इस पे +2, इस पे -2, इस पे -, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द आयन। सल्फेट दोनों में सेम है ना, तो कॉमन पार्ट से नहीं देखते, फिर इनका साइज देख, किसका साइज छोटा है, बेरिलियम या मैग्नीशियम? अब ये बताना पड़ेगा, तो ये बताना पड़ेगा क्या? नर्सरी क्लास में भेज दूंगा, ध्यान रखना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आई टोल्ड यू एवरीवेयर इट विल बी यूज्ड। तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम, तो इसलिए मैग्नीशियम पीछे आ गया। फिर ये, और ये सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 × 2 6 हो गया है। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है? +3। सल्फेट पे कितना है? -2। गॉट इट? लास्ट वन, ट्राई लास्ट वन। कितने लोगों ने हो गया लास्ट भी? 2 मिनट? हाँ 1 मिनट दे सकते ना, मिनट कहाँ है? मिनट ही तो नहीं है जिंदगी में, बाकी सब है। चलो ये रक्षिता एक्सप्लेन करेगी, खड़े जाओ। नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट, डू इट। हाउ टू सी दैट लैटिस एनर्जी? ऐसे का मतलब सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक है, कैसे डिसाइड किया हो? 6 हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें? हाँ बिल्कुल सही हो रहा है। इसमें 1 और 2, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देख ले, साइज से भी आंसर वही आएगा बेटा, क्योंकि सोडियम का साइज मैग्नीशियम से बड़ा होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइजेस, ऊपर से चार्ज भी देखो ना, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, Na+, Mg2+, Al3+। तकलीफ में नहीं रहना, वैसे चार्जेस को ध्यान देना, वो डोमिनेट कर रहे हो तो उस पर पहला ध्यान होना है। ओके एवरीवन, आर यू गाइस हैप्पी? So that's all for the class everyone. See you tomorrow.